माफिया किंग की क्वीन एपिसोड 04। जब फोर शॉवर के नीचे रूहिका को सुबह 10 बजे होश आया। सामने सिलिक दिखी, उसने आसपास नजर दौड़ाई। सामने सोफे पर अभय बैठा लैपटॉप में कोई मीटिंग अटेंड कर रहा था। शायद कोई फॉरेनर मीटिंग थी क्योंकि सारी बातें फॉरेन की लैंग्वेज में थी। अरे भाई, बिजनेसमैन है, माफिया है, आती ही होगी उसे। उसने अपने आप को देखा बेड पर है। उसे याद आया कल उसे अभय ने बालकनी में बंद कर दिया था। फिर उसे याद आया वो अभी बेड पर है। कल उसके बेड पर बैठने से अभय गुस्सा हो गया था और गला पकड़ लिया था। वो याद करते ही वो बेड से झटके से उठ गई। उसके पैर धरती पर रखते ही उसका सर चकराने लगा। अभय का ध्यान अभी भी नहीं था क्योंकि सोफा थोड़ा दूर था। रूहिका जैसे तैसे बैग को पकड़कर वॉशरूम गई, उसका पूरा सर चकरा रहा था। अभय का ध्यान बेड साइड गया, वहां रूहिका को न देखकर घबरा गया। उसने पूरे रूम में देखा, रूही कहीं नहीं दिखी। वॉशरूम से आवाज आई। रूहिका वॉशरूम गई, दीवार को पकड़कर खड़ी हो गई। वो गिरने को हुई, उसने शैम्पू वाला स्टैंड पकड़ लिया। उस स्टैंड में जितना सामान था सारा गिर गया। उसकी आवाज सुनते ही अभय डायरेक्ट वॉशरूम में घुस गया। उसने देखा रूही दीवार के सहारे खड़ी थी। अभय उसके पास आया, ये देख रूही हड़बड़ा गई, गलती से सवार चालू हो गया। सवार में दोनों भीग रहे थे। अभय ने रूहिका को देखा, रूहिका ने भी अभय को देखा, दोनों की नजरें मिली। अभय के ऐसे देखते ही रूही ने नीचे नजरें कर ली। अभय उसके नीचे नजरें करते ही उसको बड़े प्यार से देखने लगा। उसने रूही को ऊपर से नीचे देखा। गीले होने की वजह से सारे कपड़े चिपक गए थे उसका फिगर। रूही थोड़ा थोड़ा काम भी रही थी। उसने सवार बंद किया और रूही को गोद में उठाकर वॉशरूम से बाहर ले गया और दूसरे वाले गेट को पैरों से खोला और रूही को नीचे उतरा और कहा कपड़े चेंज कर लो, और अपने कपड़े लिए और बाहर चला गया। रूही ने नजरें ऊपर की, अपने सामने देखा। उसके सामने एक मिनी सा मॉल था। वार्डरोब में तरह तरह के कपड़े थे। सारी सूट, वेस्टर्न पार्टी, डेली वियर, सारे उसी के साइज के थे। अभय के भी कपड़े थे। अब जल्दी आओगी या अंदर रहने का विचार है? अभय की आवाज आई। उसने जल्दी से एक सूट निकला और पहन लिया, अपने गीले कपड़े वही बकेट में डाले और बाहर आ गई। अभय ने उसका हाथ पकड़ा और सोफे पर बिठा दिया और खाने की प्लेट आगे कर दी। अभय ने पहले ही खाना मांगा कर रखा था। रूही ने अभय को देखा और फिर खाने को। अभय ने उसको ऐसा देखा तो कहा खाना खाओ या तुम चाहती हो मैं अपने हाथ से खिलाऊं? रूही ने न में सिर हिला दिया। अभय से प्लेट ले ली और खाना खाने लगी। अभय उसे ही देख रहा था, वो एक बच्चे की तरह ही खा रही थी। रूही जल्दी जल्दी खाना खा रही थी, उसके गले में खाना अटक गया। वो खांसने लगी। अभय ने जल्दी से पानी पिलाया और कहा आराम से खाओ, कहीं भागा नहीं जा रहा है खाना। रूही उसे ही देख रही थी, कल जो उसने किया वो तो मर जाती, आज इसे उसकी कितनी फिक्र हो रही है। अभय ने उसका मुंह पोंछते हुए कहा तुम मुझे कभी नहीं समझ सकती। रूही की आंखें बड़ी बड़ी हो गई, ये आदमी मन की बात पढ़ सकता है। मैं सब कर सकता हूँ, अभय ने कहा ज्यादा मत सोचो, दिमाग पर असर पड़ेगा। रूही ने उसे नजर हटाकर खाना खाया। अभय ने उसे दवाई दी और सोने को कहा और खुद वॉशरूम चला गया। जब वॉशरूम से आया रूही वही खड़ी थी। तुम खड़ी क्यों हो? सोने कहा अभय। रूही बालकनी साइड जाने लगी। कहाँ जा रही हो? वो अंडस्को अंडस्को अंडस्को, उसने बालकनी साइड उंगली दिखा दी। बेड ये है, यहाँ सो। अभय नहीं, मैं ठीक हूँ रूही और मन में सोची कल जब बैठी बस थी तो गला पकड़ लिया था, सोने पर तो मर ही डालेगा। ज्यादा मत सोचो। अभय उसका हाथ पकड़कर बेड में लिटा दिया और कंबल ओढ़ा दिया और लैपटॉप लेकर सोफे में बैठ गया। रूही ने उसे देखा, ये आदमी को हुआ क्या है? इसने एक झटके में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरी फैमिली से दूर कर दिया। फैमिली याद करके उसे रोना आ गया। उसने आंखें बंद की, दवाई के असर से उसे जल्दी नींद आ गई। अभय ने उसके साइड देखा और गहरी सांस ली, काम करने लगा। उसका कॉल आया। उसने एक नजर फोन को देखा और एक नजर सोती हुई रूही को। उसने फोन उठा लिया, अपनी भरी आवाज में कहा बोलो। वहां से कुछ बोला गया। अभय हाँ मैं आता हूँ। उसने रूही को देखा और लैपटॉप बात कर वार्डरोब चला गया। रेडी होकर आया। उसने ब्लैक कलर का ओवरकोट डाला हुआ था, सलीके से सेट, बाल हैंडसम लग रहा था और रूही को देख नीचे चला गया। नीचे ज्योति जी और राधा जी आपस में कुछ बातें कर रही थी।
उन दोनों ने अभय को देखा जो कहीं जा रहा था। ज्योति जी अभय से रूही के बारे पूछा तो अभय ने कहा खाना खा लिया है, सो रही है, आप देख लीजिएगा, मैं बाहर जा रहा हूँ। अरे पर कहा आज तो तू ऑफिस नहीं जा रहा था न राधा जी। हाँ पर कुछ काम आ गया ही, अर्जेंट मीटिंग है, अभय और बाहर चला गया। बॉडीगार्ड ने कार का गेट खोला। अभय उस पर बैठ गया। सारी कार एक के बाद एक आर्यन विला से बाहर निकल गई। एक सुनसान जंगल। उस जंगल में 10 से 15 कार लाइन से जंगल के अंदर जाते जा रही थी। जंगल के बीचों बीच एक बंगला बना हुआ था। बंगला देखने में काफी आलीशान था, पर भूतिया टाइप उस बंगले को देखकर काफी डरवानी वाइब्स आ रही थी। पूरे बंगले में हर जगह गार्ड ही गार्ड थे। उस बंगले की सिक्योरिटी इतनी टाइट थी कि कोई परिंदा भी पर न मर सके। बंगले के बाहर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, द किंग किंगडम। उस बंगले के सामने 10 से 15 कार रुकी। सारे गार्ड ने कार को देखकर जल्दी से अपना सर झुका लिया। बंगले का गेट इलेक्ट्रॉनिक था, इसे गेट खुल गया और सारी कार एक के बाद एक अंदर आई। एक गार्ड ने जल्दी से 6वीं कार का गेट खोला। एक लंबे पैर बाहर निकले, अच्छी क्वालिटी वाले जूते, काला पेंट। एक आदमी बाहर निकला जिसने काला बड़ा सा कोट। इस इंसान के आसपास अजीब सी वाइब आ रही थी। उस आदमी ने एक गार्ड से पूछा कहाँ रखा है। एक गार्ड ने कहा सर उसे बेसमेंट में रखा है। गार्ड के इतना कहते ही वो आदमी बड़े बड़े कदम लेकर बेसमेंट एरिया साइड चला गया। बेसमेंट में जाते ही वहां के गार्ड ने झुककर उससे कहा सर उसने अभी तक कुछ नहीं कहा है। आदमी ने कहा तुम्हें क्यों रखा है? कोल्ड दरवनी वॉइस में बोलो। सर हमने उसे 3rd डिग्री टॉर्चर किया, पर वो कुछ बोलने को तैयार ही नहीं है, उस गार्ड ने डरते हो कहा। उस आदमी ने कुछ नहीं कहा और अंदर चला गया। एक बड़े से जंगल में जो शहर से काफी दूरी पर था, पहाड़ों के बीच बनाया गया था, वहां पर 10 से 15 गाड़ी आकर रुकी। तब गाड़ी के बीच वाली कार बॉडीगार्ड ने तुरंत कार से निकालकर उस कार का डोर ओपन किया। उसमें से एक शख्स जो लंबा कद काठी वाला ब्लैक कोट पहनकर अपनी आंखों में सनग्लासेस लगाते हुए बड़े रोबदार तरीके से हाथ गन कर लेकर बाहर की तरफ निकला। सबसे बड़े और बेसमेंट में बने एरिया में जाता है और अंदर जाकर एक कुर्सी पर अपने दोनों पैर एक दूसरे पैर के ऊपर रखकर किसी राजा की तरह बैठ जाता है। उसके सामने एक आदमी को बड़े सी बर्फ में लेटा कर रखा हुआ था। वो आदमी बेहोश था। उसके शरीर से जगह जगह खून निकल रहा था। उस आदमी को इतना मारा गया था कि वह अधमरा हो गया था, पर फिर भी किसी को रहम नहीं था। वहां जितने भी लोग थे सब उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो, इतने बेरहम थे वह लोग। आदमी ने गार्ड को इशारा किया। आदमी का इशारा समझते ही बेहोश पड़े आदमी पर पानी डाल दिया, जिससे वह होश में आया। उस आदमी को बर्फ पर से उठा गया। अधमरी हालत में उठते ही नहीं बना, वो गिर गया। गार्ड ने उसे अच्छे से बिठाया। बेहोश पड़े आदमी का नाम लक्की था। इसने आर्यन इंडस्ट्री के नए प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन राइवल कंपनी के बेचने वाला था। उससे पहले ही अभय को पता चल गया और फिर उसकी ये हालत हो गई। आप समझ ही गए होंगे कि वो आदमी कौन है, अपना हीरो अभय आर्यन। लक्की ने अभय को देखा। सर मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई मुझसे, मैं पैसे की लालच में आ गया था, मैं इससे बहुत दूर चला जाऊंगा। अभय ने उसे देखा और कहा माफी मेरी डिक्शनरी में नहीं है और लालच करना बुरी चीज है। तुम्हें यहाँ से दूर भेजने की तैयारी हो गई है। अभय ने ये कहा और उठ गया और अपनी गन से शूट कर दिया। क्लीन गार्ड को अपनी गन दी और बंगले के अंदर एक रूम में चला गया। उस रूम में डॉक्टर खड़े हुए थे। एक आदमी बिस्तर पर लेटा हुआ था। बहुत सारे इक्विपमेंट उसकी बॉडी में लगे हुए थे। ऑक्सीजन मास्क पहना हुआ था। बाजू में मशीन में उसकी हार्ट बीट बता रही थी। वो आदमी कोमा में था। अभय को देख सारे डॉक्टर खड़े होकर सर झुका लिया। अभय उस बिस्तर पर लेट लड़के के पास गया। उसके पास जाकर खड़ा उस लड़के को देखकर डॉक्टर से कहा कोई इम्प्रूवमेंट? नहीं सर, कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है जब तक वो खुद से कोशिश नहीं करते, डॉक्टर ने कहा। हम जाओ यहाँ से, अभय के ये बोलते ही सारे डॉक्टर बाहर चले गए। अभय उस लड़के के पास बैठ गया। उठ जा, अब कब तक ऐसे रहने का इरादा है? अभय ने उस लड़के का हाथ पकड़ते हुए कहा। जिसने तेरे साथ ये किया है न, उसको ऐसी सजा दूंगा वो लड़की तिल तिल मरेगी, उसकी जिंदगी नरक बना दूंगा। अभय ने गुस्से में कहा। उसकी आंखों में इतना गुस्सा था कि किसी की भी अभी जान ले ले। अभय उठा और रूम के बाहर चला गया। वहां से एक रूम में गया। राका वहां इंतजार कर रहा था। राका बॉस, जो आपने कहा था मैंने सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है।
बोलो, अभय ने राका से कहा। वो इस समय रूम की बालकनी में खड़ा जंगल को देख रहा था। सर, मैडम की इंफॉर्मेशन से ये पता चलता है कि ऋत्विक सर को मैडम के साथ बहुत बार देखा गया है। और इंफॉर्मेशन के हिसाब से ऋत्विक सर किसी से इतना क्लोज नहीं थे जितना वो मैडम से थे। ऋत्विक वो लड़का जो कोमा में है, ये अभय का बेस्ट फ्रेंड और अभय के अंकल का बेटा जो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। तो दीपक जी ने इसे गोद ले लिया और आर्यन फैमिली में अपने साथ रखा। इसका रोहिका के साथ क्या मैटर है ये बाद में पता चलेगा। ऋत्विक और रूही के करीब होने की बात सुनी तो उसका खून खोल गया अभय ने राका से। और कुछ सर पर ये समझ नहीं आ रहा है। मैडम की इंफॉर्मेशन के हिसाब से मैडम अपना पास्ट भूल चुकी है, उन्हें कुछ भी याद नहीं है और उनकी फैमिली की सिर्फ 1 साल की इंफॉर्मेशन है। वो पहले कहा थे क्या करते थे कुछ नहीं पता। ऐसा लग रहा है जैसे कोई इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है। राका, पता करो कौन है जो उन लोगों की इंफॉर्मेशन हाइड कर रहा है। अभय ने बस इतना कहा और राका को जाने का इशारा किया। राका इशारा समझते ही वहां से चला गया। अभय ने अपनी आंखें बंद की, फिर कहा बहुत जल्द याद आएगा तुम्हें, तुमने जो किया है उसकी तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। डॉक्टर से कुछ बात की और अभय वहां से निकल गया। अब शाम होने जा रही थी। अभय आर्यन विला आते हुए 7 बज गए थे। वो आर्यन विला के अंदर आया। रोहिका और ज्योति जी, राधा जी, दीपक जी और राजवीर जी और सामने दिव्या देवेश को बेहोश करते देख रहे थे और हंस रहे थे। रोहिका भी उन लोगों को देख हंस रही थी। अभय रोहिका की हंसी देख रहा था, फिर उसे ऋत्विक की याद आई। वो गुस्से में देखने लगा। वह सबको इग्नोर करके रूम में चला गया और रोहिका को ऊपर आने को बोला। सब उसको जाते हुए देख रहे थे। रोहिका ने सबको देखा और ऊपर चली गई। रूम का गेट खोलने से पहले उसने कितने ही भगवान को याद कर लिया था। गेट खोलते ही अभय ने उसके हाथ को खींचते हुए गेट से लगा दिया। दूर रहो, मेरी फैमिली से ज्यादा करीब जाने की कोशिश मत करो, उसने बहुत गुस्से में कहा। क्यों राहू, मैं उन सब से दूर, रोहिका ने कहा। क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम्हारी जैसी लड़की मेरी फैमिली के करीब जाए जिसकी कोई औकात ही न हो। अभय ने उसे आंखें गुस्से में दिखते हुए कहा और उसका हाथ कंस कर पकड़ लिया। आहा, रोहिका की दर्द भरी आवाज। दर्द सहने की आदत डाल लो, अभय ने कहा और झटके से छोड़ दिया। रोहिका को फिर से जहां कल लगी थी वही माथे पर लग गई। सुबह तो अभय ने वो चोट बालों से छुपा दी थी जिससे किसी फैमिली वालों को न दिखे। फिर उसी जगह में लगने से खून निकलने लगा। वो खून देखकर डर गई और खून खून चिल्लाने लगी। अभय जो वॉशरूम से बाहर आया उसने रूही को देखा जो हाथों में लगे खून को देखकर डर रही थी। शायद उसे पैनिक अटैक आ रहे थे। अभय उसके पास आया और उसको गले लगते हुए बोला कुछ नहीं हुआ, शांत हो जाओ। रूहिका गले लगकर रोने लगी और सुबकते सुबकते सो गई। अभय ने उसे बेड पर लिटाया और हाथों को अच्छे से साफ किया, उसकी चोट पर दवाई लगाई। वॉशरूम चला गया, शॉवर ऑन किया, उसके नीचे खड़े होकर क्यों मैं उसके करीब चला जाता हूँ जब वो तकलीफ में होती है, मुझे तकलीफ होती है।